Hello everyone, this is Meenakshi Narula and I welcome you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, in today's video we will be talking about Holistic Progress Card. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से रिलेटेड मैंने अब तक बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग निटिस ग्रिटिस के बारे में बात किया है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है, कैसे बनाना है, निपुण भारत की क्या गाइडलाइंस हैं, उसके कुछ और सैंपल यानी कि प्रोटोटाइप के बारे में भी डिस्कस किया है। यहाँ आपको स्क्रीन पर अभी जो नजर आ रहा है ये सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए प्रोटोटाइप्स हैं ग्रेड 1 और 2 के लिए, और एक हमारे पास है नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो हमारी 3 क्लासेस हैं क्लास 1 से पहले उनके लिए। और साथ में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक नजर आ रहा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जो गाइडलाइंस हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाउंडेशनल स्टेज पर टीचर्स को किस तरीके से हैंड होल्डिंग किया गया है, किस तरीके से आपको ये इम्प्लीमेंट कराना है एचपीसी, कैसे एक्टिविटीज करानी है, कैसे असेसमेंट करना है, एक एक चीज बड़ी खोलकर समझाई गई है। मैंने इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली थॉरली स्टडी किया है और अपनी जो लर्निंग है आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके, ताकि वी ऑल शुड जॉइन अवर हैंड्स इन ऑर्डर टू अचीव SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। सो माय डियर एजुकेटर्स, हाल फिलहाल में ही मैंने 24 जनवरी को यानी आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले PRP अटेंड किया है, प्रोस्पेक्टिव रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग ऑन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एंड दिस ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड बाय डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, एकेडमिक्स असेसमेंट्स जो है उनके डायरेक्टर फॉर CBSE। राइट, तो शी हैज एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग टू अस। बहुत सारे मन में कंफ्यूजन थे। राइट, हमने 19th को भी एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन CBSE की वेबसाइट पर भी अटेंड किया है हम सभी ने। इट वाज आल्सो कंडक्टेड बाय डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। राइट, तो उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला और बहुत सारी लर्निंग हुई। आपके साथ वो लर्निंग मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या थी कि हम सभी बच्चों को जज कर रहे थे। पहले हम उनको मार्क्स देते थे, उसके बाद हमने ग्रेड्स देना शुरू किया। और जब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी आया तो हमने क्या किया, बच्चों को बिगनर, प्रोग्रेसिंग, प्रोफिशिएंट, ठीक है ये 3 लेवल्स हैं। हमने इसके लिए उनको, जैसे मैंने अपनी पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में दिखाया था कि एक सैपलिंग है, उसमें से जब वो ग्रो होता है एक बड निकलता है, बड से फ्लावर निकलता है, कि हमने ये 3 स्टेजेस को दिखाया। किसी ने स्माइल के थ्रू दिखाया, इतनी स्माइल है, इतनी है, फिर इतनी है। यहाँ फिर हमने बात की स्ट्रीम, स्काई, माउंटेन की। राइट, उसके थ्रू भी हमने 3 लेवल्स को बताया। तो दिखाएं, कोई भी आप तरीका यूज करें, किसी भी मेथड से, किसी भी इमोटिकॉन, किसी भी आइकॉन या इमोज के थ्रू आप बच्चों की परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं। बट इसके लिए ये है कि आपने बच्चों को नहीं बताना है कि बेटा आपको येलो स्टार मिला है, आपको रेड स्टार तक पहुंचना है या आपको ब्लू स्टार तक अचीव करना है, अभी आपका जो है गोल अभी और आगे है। नहीं, उनमें किसी भी तरीके का आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये जो आप की बनाएंगे बिगनर, प्रोग्रेसिंग एंड प्रोफिशिएंट लेवल की, इसके लिए कोई भी आइकॉन यूज करेंगे, बट ये की आप स्टूडेंट्स को नहीं दिखाएंगे, ये आपके रिपोर्ट कार्ड में प्रिंट नहीं होगी। राइट, अब आपका ये सवाल होगा कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो प्रोटोटाइप है उसमें भी ये की प्रिंटेड है, बट उसमें एक हेडिंग दिया गया है, दिस इज अ नोट फॉर टीचर्स। टीचर्स के समझने के लिए है। अब पेरेंट्स से सवाल पूछेंगे कि बच्चा कौन से लेवल पर है, तो आप पेरेंट्स को पेरेंट ओरिएंटेशन पर, PTM पर, उससे पहले उनको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट आप उनको क्लियरली बताएंगे कि जो की है ये प्रिंट नहीं होगा रिपोर्ट कार्ड में। राइट, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम कान को ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो वैसे पकड़ेंगे। एटलीस्ट हम बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही रहे हैं। क्लास सेकंड तक प्लीज कोई जजमेंट नहीं आपको देनी है। बच्चे लर्न करने के लिए आते हैं, सब सीखने के लिए आते हैं। तो इसके कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, सभी उसके बारे में जान चुके हैं, पढ़ रहे हैं, कोई और एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। एंड आपको बखूबी पता है कि इसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, इट इज 5+3+3+4। हम बाकी की स्टेजेस की बात ना करके आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 to 8 years का जो ग्रुप है। सबसे पहला जो हमारा 5 years वाली जो हमारी स्टेज है, जिसमें 5 हमारी क्लासेस आती हैं, यानी कि नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 वो भी रेकमेंड किया गया इसके लिए फाउंडेशनल स्टेज पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट पेडागोजी, करिकुलम और असेसमेंट। राइट,
सो पैरा नंबर 6.43 NCFFS का रेकमेंड करता है HPC, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, विच इज एन इंडिविजुअलाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ द चाइल्ड्स प्रोग्रेस। एक बच्चे की इंडिविजुअलाइज्ड, खास करके उस बच्चे के लिए जो स्पेशल है उसकी रिपोर्ट, एंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड। बनाएंगे कैसे? बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर, जो हम एविडेंस गैदर करेंगे, इकट्ठे करेंगे क्लासरूम की एक्टिविटीज के दौरान एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर हम कहते हैं 6 महीने, साल के दौरान जब हम वो एक्टिविटीज करवाएंगे, तो उन एक्टिविटीज के जो एविडेंस है, चाहे वो हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वर्कशीट्स हैं, चाहे हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, या ऑब्जर्वेशनल अनदर तरह के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो HPC है, ये हमें क्या कहता है कि रोट लर्निंग से जो शिफ्ट है वो किस तरफ हमारी जानी चाहिए, competency based learning की तरफ। shift in assessment from one that is primarily rote memorization skill to one that is more regular and formative। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और साथ में एक और खास बात, रेगुलर होनी चाहिए, कंटिन्यूअस ये होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक बार असेसमेंट ले लिया और वर्क इज डन, नो, ऐसी बात नहीं है। फोकस इज नाउ ऑन द असेसमेंट विच इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके साथ साथ हमारा फोकस रहेगा लर्निंग और डेवलपमेंट। हमारा फोकस बच्चों को जज करना या लेबल करना नहीं है, बल्कि फोकस करना है उनकी लर्निंग पर, उनकी डेवलपमेंट पर, और हम चाहते हैं कि उनमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हों। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी जब हम पढ़ते हैं, उसमें एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये सारी हमारी क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हमारा जो मेन मकसद है, प्राइमरी पर्पस है वो असेसमेंट का, वो यही रहता है कि पूरे स्कूलिंग के सिस्टम में हम जो असेसमेंट की मेथोडोलॉजी है, टीचिंग लर्निंग की मेथोडोलॉजी है, उसको रिवाइज करें, और जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो टीचर सेंटर होकर ना होकर उसको क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। तभी बच्चों की ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम 360 डिग्री डेवलपमेंट भी कहते हैं, राइट? तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। CBSE के सर्कुलर नंबर, जो अफिलिएशन का सर्कुलर है, नंबर 8, रिलीज्ड ऑन 17 मार्च 2023, जिसके थ्रू ये कहा गया है कि हमने NCFF S2022 को सभी CBSE अफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे, और फर्दर टू दैट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड परख, जो हमारी एग्जामिनिंग बॉडी है, इन्होंने HPC का एक प्रोटोटाइप प्रिपेयर किया है। So based on this circular, based on this prototype, based on the guidelines that have been given to us, right, CBSE ने रीडिजाइन किया है HPC को, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके प्रोटोटाइप मैंने आपको सबसे पहली वाली जो स्क्रीन है वहां पर दिखाए थे, और साथ में गाइडलाइंस भी बताई थी। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी हमने जो वीडियो पहले बनाया है, जिसमें हमने सबने रिपोर्ट कार्ड के बारे में डिस्कस किया है, वो निपुण भारत की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमने बनाया था, जिसमें कि हम बात कर रहे थे तीन डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में। सबसे पहला हमारा डेवलपमेंटल गोल, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग था। उसके बाद में हमने बात की है इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, और है इन्वॉल्व लर्नर्स, राइट? तो हमने 3 तरह के डेवलपमेंटल गोल्स के अंतर्गत अलग अलग जो कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पर अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया था। पर ये जो अब रिपोर्ट कार्ड हम रीडिजाइन करेंगे एज पर द CBSE गाइडलाइंस, ये 13 करिकुलर गोल्स के अंतर्गत हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये जो मैंने आपको सबसे पहले भी बताया है, ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फाउंडेशनल स्टेज के लिए गाइडलाइंस हैं, और ये हमारे पास प्रोटोटाइप हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 सर्कुलर वो हैं जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, CBSE के द्वारा रिलीज किए गए। एक है हमारे पास 24 मार्च 2023 को, और उसके अलावा एक हाल फिलहाल में दिसंबर के महीने में हम सबके पास आया था सर्कुलर 27 ऑफ दिसंबर 23, जिसमें की बात की गई थी सभी को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाना है टिल क्लास 2, राइट? सो इसमें हम क्या बात करें, जब हम स्कोप बात करते हैं, स्कोप ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, क्या स्कोप है? NEP 2020 के पैरा नंबर 1.2 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो एम है हमारा फाउंडेशनल स्टेज पर, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हमें फोकस करना होगा 6 डेवलपमेंटल गोल्स के ऊपर। 6 डेवलपमेंटल बेसिकली उसके एरियाज हैं: फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, cognitive development, socio-emotional and ethical development, cultural and artistic development, development of communication, early language literacy and numeracy.
तो ये बात की गई है NEP 2020 में कि ये दायरा है, हमने इसके अंतर्गत बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है एट द फाउंडेशनल स्टेज, यानी 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए। तो फाउंडेशनल स्टेज जो हमारी है, इट फोकसेस ऑन three things: the need to nurture the unique capabilities of each child. हर बच्चे की जो बेसिक जरूरतें हैं, यूनिक कैपेबिलिटी हैं, उनको हमने नर्चर करना है, लेबल नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, इवेलुएट नहीं करना है, बट उनके टैलेंट को नर्चर करना है। प्रमोट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन, राइट, ये है इसका फोकस कि एजुकेशन जो है एक डायमेंशनल ना होकर, एक डिसिप्लिन से रिलेटेड ना होकर, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसको हमने प्रमोट करना है। एंड द थर्ड वन इज ब्रिजेस द डिवाइड बिटवीन द होम एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड फॉर्मल स्कूल एनवायरमेंट। एक बच्चा जब 3 साल का स्कूल में आता है, नर्सरी क्लास में, घर के एनवायरमेंट से स्कूल के एनवायरमेंट एक जो फॉर्मल में कदम रखता है, यानी इनफॉर्मल से फॉर्मल एनवायरमेंट में जब आता है, तो उसके लिए दुनिया बदल जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। घर पे बच्चे को कितना लाड प्यार दुलार से पैम्पर करके रखते हैं, जब बच्चा स्कूल में आता है एकदम से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उसको फॉलो करना पड़ता है। घर के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में बात करता है, स्कूल में आता है वही सारी उसके लिए शब्दावली, सारे वर्ड, सारे चीजों के मायने, उनके नाम सब बदल जाते हैं। वो डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है कि पता नहीं ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सा वर्ल्ड है। तो उसको ब्रिज करना ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उसको मातृभाषा में एजुकेशन दी जा सके, उसको वही प्यार दुलार, खेलों के प्रति रुचि के द्वारा ही उसको पढ़ाया जाए। इनफॉर्मल वे से पढ़ाते पढ़ाते फिर उसको हम फॉर्मल सेटिंग में लेकर आए। तो ये है हमारी फाउंडेशनल स्टेज जो इन चीजों पर फोकस करती है। इसके अलावा इन सबका अगर हम व्यू करके देखें, जब हमने 6 एस्पेक्ट्स की बात की अभी एक स्लाइड पहले में, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 6 डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कि आपको बताया कि निपुण भारत में हम बात कर रहे थे 3 हमारे जो डेवलपमेंटल गोल हैं। दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, आपका जो पहले वाला गोल था उसके अंदर हेल्थ एंड वेलनेस, दूसरा वाला गोल था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड तीसरा था इन्वॉल्व लर्नर्स। उसके अंतर्गत हम सारी लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसीज को स्टडी कर रहे थे और अपनी रिपोर्ट कार्ड को डिजाइन कर रहे थे। ये जो हमारा एनसीएफ है, इसके अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल डोमेन्स, तो वो आती है 6 डेवलपमेंटल डोमेन्स जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, एस्थेटिक्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। इनके बारे में और डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए यही जानना काफी है कि 6 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं। अगर हम पेडागोजी की बात करें कि किस तरीके से हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, पेडागोजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला है, इसके लिए 9 पॉइंट्स के अंदर मैंने इस चीज को डिफाइन किया है, लिखा है, आपके सामने प्रेजेंट किया है। प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चे खेल खेल में अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ही सीखेंगे। इंक्वायरी एंड डिस्कवरी बेस्ड, उनके अंदर वो इंक्वायरी की भावना, डिस्कवर करने की भावना वो होनी चाहिए, उसको हमें और प्रमोट करना है, क्योंकि बच्चे तो शुरू से ही क्यूरियस होते हैं, कितने सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा देते हुए और उनको प्रोत्साहित करते हुए हम इंक्वायरी और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे। कॉन्क्रीट मटेरियल्स, टॉयज, मैनिपुलेटिव्स, उनको ऐसे खिलौनों के द्वारा, राइट, ऐसे ही कोई पजल्स के द्वारा उस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे जिसको वो टच करे। उसको करते करते कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू ही वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट के मेथड को हमने फॉलो करना है। क्लासरूम एंड आउटडोर एक्सप्लोरेशन, दोनों चीजें, क्लासरूम में आप गाइड करते हो, बच्चों को भी बाहर भेजोगे, बाहर आप एनवायरनमेंट में भी एक्सप्लोर करने के उनको मौके दें, एंड बच्चों को उनका लिटरेचर भी एक्सप्लोर करने के मौके दें, अलग अलग किताबों से वो पढ़ें, यानी प्रिंट रिच मटेरियल को भी एक्सप्लोर करें। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वो बेहतर हो, टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझे। यही इसीलिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के इतने सारे एस्पेक्ट, इतने सारे डोमेन और इतने सारे करिकुलर गोल्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। स्पोर्ट्स का, आर्ट्स का इंटीग्रेशन हो, एंड बैलेंस बिटवीन सेल्फ पेस्ड एंड, इसके अलावा जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं उसमें भी एक बैलेंस हमें क्रिएट करना है। जब हम बच्चे की के सोशल सर्कल पर वर्क करते हैं कि बच्चा ग्रुप में एक्टिविटीज करना सीखे, राइट, एक तो हमने उसके ऊपर फोकस किया, और उसके साथ इंडिविजुअल जब एक्टिविटीज भी बच्चा कर रहा है, तो इसके बीच में एक बैलेंस, अच्छा तालमेल बना के आगे बढ़े, राइट।
तो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं कि इसमें और क्या है हमारे लिए कि the focus of assessment, it has been changed from rote memorization to more regular and competency based assessment. तस्वीर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चे क्या है कि सिर्फ क्रैमिंग रोट लर्निंग मगअप करते रहते हैं चीजें, उसके अलावा बच्चों को इन्वॉल्व करके डिफरेंट एक्टिविटीज में इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन जो हमने अभी बात की, इन सभी एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, सेल्फ बेस्ड लर्निंग को फोकस किया जाए. Right, there is a paradigm shift as per HPC, as per NEP 2020 and NCF foundational stage. इसके अलावा इसमें हमने बात किया है the significance of family and the community. कम्युनिटी और जो फैमिली है उनका बहुत ही खास योगदान है बच्चे की डेवलपमेंट में एट दीज अर्ली ईयर्स. 3 to 8 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, उनके जो इंटरेक्शंस हैं वो बच्चों की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं एट अर्ली ईयर्स. तो बच्चों के साथ में आप जब डील करें तो मेक श्योर कि आप फैमिली को, कम्युनिटी को साथ लेकर चले. तभी हमने ये स्टार्ट किया है पेरेंट फीडबैक. Parent assessment and parent feedback is an important part of HPC, that is Holistic Progress Card. और जैसा कि मैंने अभी बात की मदर टंग, मदर लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है अर्ली ईयर्स में. मैंने अभी बताया बच्चे के लिए दुनिया ही पूरी बदल जाती है, शब्दों के मायने बदल जाते हैं, शब्दों के चीजों के नाम ही बदल जाते हैं. ये नहीं कहना, उसको वो कहना है, इस शब्द का इस्तेमाल करना है, ऐसे करना है. तो बच्चा कॉन्सेप्ट कैसे सीखेगा? वो डरा डरा सहमा सहमा सा ना रहे बच्चा. तो उसको मदर टंग के थ्रू ही बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चा खुलकर अपने जो भाव हैं उसको एक्सप्रेस करे. Right, so mother tongue is emphasized for language and literacy development at early years. उसके बाद अगर हम बात करें aim of education, NEP 2020 क्या कहता है? The purpose of education system is to develop good human beings, capable of ऐसे human beings जिसमें क्या हो, rational thought हो, action हो, and possessing compassion, empathy, courage, resilience, scientific temper, creative imagination, sound ethical moorings, and it aims at producing engaged, productive, contributing citizens, equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our constitution. देखिए हम कितनी सारी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं कि रैशनल थिंकिंग हो, should believe in action, right, pragmatic हो, empathy, courage, कितनी हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये हम चाहते हैं कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये है. और इस सब को अचीव करना है, इतने सारे एस्पेक्ट को कवर करना है, तो लर्निंग भी होलिस्टिक ही होना चाहिए. अब जब करिकुलम गोल्स की बात करते हैं, द करिकुलर गोल्स क्या है? ये करिकुलर गोल्स जो मैं बार बार कहती हूँ कि 16 करिकुलर गोल्स है. डोमेन्स की मैंने जो बात की तो 6 डोमेन्स अभी मैंने आपको दिखाए थे. 13 जो करिकुलर गोल्स हैं वो क्या है? वो स्टेटमेंट्स हैं दैट गिव डायरेक्शन टू द करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि हम करिकुलम को किस तरीके से डिजाइन करें, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो करिकुलर गोल्स हैं. और ये कहाँ से डिराइव किए गए हैं? एम्स ऑफ एजुकेशन से, और वो स्टेज स्पेसिफिक हैं. आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज से रिलेटेड जो करिकुलम गोल है उनके बारे में. आने वाले समय में प्रिपरेटरी, मिडिल और हमारी जो सीनियर क्लासेस हैं उसके लिए भी हमारे पास होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किस तरीके से बनाना है वो डिजाइन भी आने वाले हैं. राइट, रिसर्च इज गोइंग ऑन. मैंने एक अलग से वीडियो शेयर किया है ऑन पंचकोश. अगर आप इस तस्वीर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. द करिकुलम गोल्स फॉर द फाउंडेशनल स्टेज दे हैव बीन आर्टिकुलेटेड कीपिंग इन व्यू द लॉन्ग इंडियन ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी. जो हमारा पंचकोशा है इन तैत्तरीय उपनिषद, उसमें पंचकोश के बारे में बताया गया है. डिटेल में यहाँ नहीं डिस्कस करूंगी, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो कब होगी? जब हम इन सारे डिसिप्लिन्स को, सारे के सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं, राइट, सारे के सारे आवरण हैं, जब हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब उनकी हम डेवलपमेंट करेंगे. तो बेसिकली इन सब चीजों को लेकर ही यहीं से करिकुलर गोल्स जो हैं वो डिराइव किए गए हैं. ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि डोमेन्स कौन कौन सी हैं. वो हमारे पास 6 डोमेन्स हैं.
फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहली जो हम अपने डेवलपमेंटल डोमेन की बात करते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में बेसिकली हमारे पास 3 करिकुलर गोल आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टू शार्पन द सेंसोरियल अटेंशन, अपनी सेंसेस की बात करते हैं, उनको शार्प करने की बात करते हैं, राइट? अवेयरनेस हो, अपनी सेंसेस के थ्रू आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से परसीव कर पाएं। और इसके अलावा हम अपने हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं, कैसा बच्चे खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस खाते हैं, उनको पहचान है, हेल्दी अनहेल्दी फूड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके साथ अपनी मसल्स का, अपनी बॉडी का, फिटनेस का वो ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल फिट एक्टिविटीज में भी अपने आप को इनग्रॉस रखते हैं। हेल्दी ईटिंग एंड हाइजीन हैबिट्स की भी हमने बात की है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हम बच्चों की डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन नंबर 1। सेकेंड हमारे पास आता है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। द फोकस ऑफ सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट इज टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज रेगुलेट इमोशंस along with understanding and emotions, हेल्पिंग डेवलप कोऑपरेशन, एम्पैथी, कंपैशन। हम बच्चों में हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी उनकी फोकस करना चाहते हैं। अपनी इमोशंस को अच्छे तरीके से समझे, टू नो देम, टू मेंटेन एंड टू एक्सप्रेस, वो सारी चीजें हम उनको सिखाएं। सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इसमें हम सेवा की भी बात करते हैं। सेवा सर्विस को कहा जाता है, राइट? जो हम जॉय ऑफ गिविंग की बात करते हैं, शेयरिंग की बात करते हैं, वो सारी क्वालिटीज भी हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर भी जो है वो 3 करिकुलर गोल आते हैं, हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आने वाली वीडियो में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड डोमेन है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो फोकस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, हेड की बात करते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल डेवलपमेंट वो बेहतर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो। इसके अंतर्गत हमारे पास 2 करिकुलर गोल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। जब हम लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दोनों लैंग्वेज आती हैं, 3 लैंग्वेज भी हो सकती हैं। पहली हमारे पास है मदर टंग, राइट? उसके बाद हमारी आती है स्कूल लैंग्वेज, उसके अलावा किसी जगह पर 3 लैंग्वेज भी पढ़ाई जा सकती हैं। अलग अलग स्कूल्स में ऐसा होता है एज पर द रीजन, क्योंकि वहां पर एक रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। तो इसमें बच्चों की फ्लुएंसी, बच्चों का कॉन्वर्सेशन लेवल, उनकी वोकैबुलरी, उनका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वो कितने स्तर पर हमने डेवलप करना है, वो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि एक बच्चा जब अपने होम एनवायरनमेंट में होता है तो अपने घर में रहता हुआ वो इवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी, 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल आता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी अपनी लैंग्वेज में वो बनाना शुरू कर देता है। बट उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्मेशन के लिए, राइट, और उसको बताने के लिए कि किसमें क्या क्या कैसे अरेंज करना है, उसका सिंटेक्स प्रॉपर क्या है, वो बनाता है प्रॉपर, पर उसको रीडिंग और राइटिंग जो है हम स्कूल में सिखाते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग बच्चा पहले से सीख कर आता है, उसको थोड़ा सा पॉलिश करना होता है। और उसके साथ सेकेंड लैंग्वेज की भी हम रीडिंग एंड राइटिंग भी बच्चों को सिखाते हैं, राइट? तो स्पोकन एंड उसकी लिसनिंग स्किल के ऊपर भी कहाँ कितने लेवल पर फोकस करना है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स एंड कॉम्पिटेंसीज, राइट? तो इसके अंतर्गत हमारे पास 4 करिकुलर गोल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इन एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हम ड्राइंग, पेंटिंग और राइट, और हमारा म्यूजिक, डांस, ड्रामा, जितना भी हम एस्थेटिक और कल्चर से रिलेटेड बात करते हैं, बच्चे को उसके कल्चर के साथ हम जोड़ेंगे, अलग अलग पैटर्न के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके वो उसकी लर्निंग जो है वो एनहांस होगी। अपने लिटरेचर को जो पढ़ेगा किसी और तरीके से प्रेजेंट करेगा एज पर हिज और हर लाइकिंग्स, राइट? जो भी उसको वे पसंद है। तो इस एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर एक करिकुलर गोल आता है। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। जब बच्चा एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट से
हमारे पास फॉर्मल स्कूल के एनवायरनमेंट में आता है, हम पहले तो उसको इनफॉर्मली ही पढ़ाएँगे, सिखाएँगे, राइट? एंगेज करेंगे, पर उसके साथ-साथ उसको एक फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट में, कल्चर में बैठकर, पढ़ के, कैसे उसको पढ़ना है, सीखना है, कोलैबोरेट करना है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, राइट? उसके अंदर पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे, वो किसके अंतर्गत आती हैं? पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। और इसके अंदर भी एक करिकुलर गोल आता है, राइट? तो चलिए हम आगे बात करते हैं कॉम्पिटेंसेस। कॉम्पिटेंसेस क्या हैं? इसके अंतर्गत हम 68 कॉम्पिटेंसेस की बात करेंगे। कॉम्पिटेंसेस आर द लर्निंग अचीवमेंट्स दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी असेस्ड सिस्टमैटिकली। देखिए, आप तस्वीर में भी जैसे देख रहे हैं, बच्चा धीरे-धीरे एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है। एक चीज़ सीख ली, फिर उसको और पॉलिश कर लिया, फिर उसको और चीज़ें सीख ली। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक ही करिकुलर गोल के अंदर अलग-अलग कॉम्पिटेंसेस वो डेवलप कर रहा है। बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट्स हैं, छोटे-छोटे माइलस्टोन्स हैं कि क्या उसने अचीव कर लिया है। दीज़ कॉम्पिटेंसीज़ आर डिराइव्ड, कहाँ से आई हैं, कहाँ से डिराइव की गई हैं, इनको हमने करिकुलर गोल से ड्राइव किया है और हमने एक पूरी स्टेज के एंड पर हम चाहते हैं कि बच्चा उन करिकुलर गोल्स को, उन कॉम्पिटेंसीज को अचीव कर ले। करिकुलर गोल के अंदर क्या आए? कॉम्पिटेंस। और वो कॉम्पिटेंसेस बच्चा 3 से 8 साल की हमारे पास जो एक स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज, बच्चा उस स्टेज के दौरान इन कॉम्पिटेंसेस को डेवलप करे। वो 4-5 साल में भी उसको अब अरेंज अपने अंदर इम्बाइब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, 8 साल की स्टेज पर भी कर सकता है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको ये कॉम्पिटेंसी 3 साल की उम्र में अचीव करनी है, ये कॉम्पिटेंसी उसको 4 साल की उम्र में अचीव करनी है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण भी देती हूँ। लास्ट वाली वीडियोस में भी मैंने बात किया था कि तकरीबन जो है वो 1 डेढ़ साल का अगर बच्चा बात करता है, बोलता है, अगर कोई बच्चा 2 ढाई साल तक भी नहीं बात कर रहा है, थोड़ा देर तक बात कर रहा है या 6 महीने और ऊपर हो गए, राइट? 1 साल का बोलता है या डेढ़ 2 साल का बच्चा बोल रहा है, तो वो एक बच्चे के पे इंडिविजुअल लेवल पर है, कितनी जल्दी वो बच्चा बोलता है, कितनी जल्दी वो चलता है, राइट? तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? किसी के दाँत 8 महीने के अंदर निकलते हैं, किसी के 5 महीने में ही दाँत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो एक इंडिविजुअल लर्निंग की बात है, इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट की बात है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज़ का, हमने बात कर लिया। तो हमने ये तो बात किया कि कॉम्पिटेंसीज़ ओवर अ स्टेज आपको अटेन करनी है, राइट? कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं वो आर्टिकुलेटेड हैं करिकुलम फ्रेमवर्क में। करिकुलम डेवलपर्स हम जो करिकुलम अपना डेवलप करेंगे, अपनी जो एचपीसी बनाएँगे, हम अडैप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कॉम्पिटेंसीज़ अपनी जो बच्चों की लर्निंग है, उसके अलग-अलग एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, राइट? कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं दे आर अटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको करिकुलर गोल्स 13 के अंतर्गत अपनी कॉम्पिटेंसीज़ डिफाइन करनी है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 13 करिकुलर गोल वाला और 6 आपकी जो डोमेन्स हैं वो वाला, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक पैटर्न को हमें फॉलो करना है। उसके बाद आया लर्निंग आउटकम। बहुत सारे टीचर्स मेरे पास पूछते हैं, इवन यूट्यूब पर दे हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस कि मैम क्या हमारा जो एचपीसी है वो कॉम्पिटेंसीज पर आकर बंद हो जाएगा? क्या हमने आगे लर्निंग आउटकम्स को टच भी नहीं करना? अगर नहीं करना तो लर्निंग आउटकम्स क्यों डिफाइन की गई हैं? लर्निंग आउटकम क्या है? ग्रैनुलर माइलस्टोन्स हैं लर्निंग के लिए। हमने बात किया सबसे पहले ओवरऑल डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स के अंतर्गत हमारे पास आए करिकुलर गोल्स। करिकुलर गोल्स के बाद आती हैं कॉम्पिटेंसीज जो हमने बच्चों में डेवलप करनी है। पर हम कॉम्पिटेंसीज को चेक कैसे करेंगे कि बच्चा उस लेवल पर आगे-आगे बढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उस चीज़ के लिए आती हैं लर्निंग आउटकम्स। ये आप रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखेंगे। लर्निंग आउटकम्स आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे और बच्चों की असेसमेंट करेंगे बेस्ड ऑन वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस टास्क्स, वेरियस असाइनमेंट शीट्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पेडागोजी, असेसमेंट और अपना कंटेंट डिलीवरी प्लान करेंगे। ये आपके लिए है ताकि आप बच्चों की लर्निंग को मैप कर सकें, राइट? सो इसलिए हमारे पास क्या है? लर्निंग आउटकम, छोटे छोटे माइलस्टोन्स जब बच्चा अचीव करेगा। ये देखिए, मैंने इस तस्वीर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारे पास क्या है? करिकुलम गोल्स हैं। करिकुलम गोल्स के अंतर्गत कॉम्पिटेंसीज आती हैं। कॉम्पिटेंसीज के अंदर छोटे छोटे हमारे पास लर्निंग आउटकम्स जो कि ग्रैनुलर माइलस्टोन्स हैं, राइट? तो इस तरीके से ये इसकी हायरार्की है।
बात करेंगे असेसमेंट की, क्योंकि असेसमेंट करेंगे तभी तो एचपीसी हम डिजाइन करेंगे। असेसमेंट क्या है? एक लेंस है अंडरस्टैंड करने के लिए कि बच्चों की लर्निंग किस लेवल पर है। आइडेंटिफाई करेंगे इनविजिबल बैरियर्स जो कि बच्चे की लर्निंग में रुकावट, बाधा या हर्डल डाल रहे हैं। सो हेल्पिंग टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज कि ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है इस तरीके से, तो इसको मैं किस तरीके से सिखाऊं। दैट्स व्हाई वी से if the students they are not ready, they are not understanding the way you teach, please teach them the way they understand, right? बच्चों की लर्निंग नीड्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। असेसमेंट इसलिए करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना है। जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही हैं बच्चे की लर्निंग में, उनको जानना है। उन रुकावटों को हटाने के लिए अपनी मेथोडोलॉजी में हम जो चेंज लाएंगे वो करना है। फिर दोबारा से हमें मैप करना है कि बच्चे राइट ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। असेसमेंट इसलिए करना है, एबीसी या मार्क्स के लिए असेसमेंट नहीं करना है। राइट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड असेसमेंट का फोकस क्या है? पहली बात, हम लर्निंग आउटकम्स को चेक करेंगे, और दूसरा लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस को फोकस करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा करना है, और बच्चों को क्या क्या एक्सपीरियंसेस इसके दौरान हो रहे हैं। एंड इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL टू AFL, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तीन तरह की असेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो और वीडियो मेरी जो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई अपने चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, राइट? सो इसके अलावा असेसमेंट किस चीज के ऊपर फोकस करती है? राइट, should inform students their starting points, what they have mastered, what they need help on. असेसमेंट मतलब जब हम डायग्नोस करेंगे, बेसलाइन एक असेसमेंट करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट होता है चेक करने के लिए कि बच्चा का अभी लेवल क्या है, बच्चा कहाँ से शुरू कर रहा है, बच्चे ने किस चीज पर मास्टरी हासिल कर ली है, एंड व्हाट दे नीड हेल्प ऑन, और उनको किस चीज पर मदद की, हेल्प की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। ये बिल्कुल वाइगेट्स्की की ZPD थ्योरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की तरह है। कौन सा जो दायरा है बच्चे ने जिसमें मास्टरी हासिल कर ली है, कौन सा है जो बच्चा टीचर की हेल्प से कर रहा है और उसके ऊपर और उसको मास्टरी करने की जरूरत है ताकि बच्चा उसको अपने आप कर पाए, और बच्चा शुरुआत कहाँ से कर रहा है। एंड परमिट्स टीचर टू अडेप्ट देयर टीचिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। असेसमेंट से ये पता चलेगा कि हम बच्चे की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीचिंग में क्या चेंजेस लाएं, to plan in order to ensure that every student is able to reach their full. Every child is a genius. हर बच्चा जो है वो अपने उस फुल पोटेंशियल तक पहुंचेगा। तरीका, साधन, विधि अलग अलग हो सकता है, राइट? टाइम किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, पर बच्चा अपने उस फुल पोटेंशियल पर जाने का हक और कैपेबिलिटी सब में है। ये हम अपने मन में रखकर चलेंगे। To empower learners to enable them to learn about themselves and regulate their own learning. यहाँ हम बात कर रहे हैं असेसमेंट एज लर्निंग की। बच्चा खुद अपनी लर्निंग को मैप करे कि मैं किस लेवल पर हूँ, जो लेडर ऑफ सक्सेस है, जो गोल की तरफ मैं मेरी लेडर जा रही है, मैं उसके कौन से स्टेप पर हूँ, मुझे कितने स्टेप और जाना है। बच्चा अपने आप अपनी लर्निंग को मैप करके और उसके लिए प्रोत्साहित खुद को करे कि मुझे और क्या करना है। It also encourages peer assessment, self assessment एंड पेरेंट रिफ्लेक्शन टू। इस सब चीजों में ये सब चीजें भी आती हैं। बच्चा अपनी असेसमेंट करे पीयर के थ्रू असेसमेंट एंड पेरेंट्स फीडबैक एज वेल। नाउ अब हमने ग्रेड्स देने हैं या मार्क्स देने हैं, परसेंटेज देनी है, क्या करना है? कुछ नहीं देना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। नो ग्रेड्स एंड नो मार्क्स। असेसमेंट किस लिए करनी है? कोई ग्रेड या मार्क्स देने के लिए नहीं करनी। ये HPC है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ही एनालिटिक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो टीचर्स करेंगे उसके बेसिस पर हम HPC को फिल करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। इसके बारे में अगर हम और जानते हैं, NCF-FS की जो रिकमेंडेशन है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस
should be natural extension of learning experience of the child. असेसमेंट का जो आपका टूल है, जो आप प्रोसेस है, जो तरीका अपनाते हो बच्चे की असेसमेंट के लिए, वो कोई अलग किस्म का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, एक्सप्लोर कर रहे हो, उसी तरीके से उसी का थोड़ा एक्सटेंशन होना चाहिए। बच्चे के ऊपर एग्जाम कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। आज ही आपने पीपीसी परीक्षा पे चर्चा 24 अटेंड किया है कि जो परीक्षाएं हैं वो बच्चों में किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। उसके थ्रू टीचर्स नीड टू डिजाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट फॉर द सेम एलो लर्निंग आउटकम्स एंड ऑल्सो फॉर डिफरेंट लर्नर्स। हमें क्या है, जो असेसमेंट डिजाइन करनी है एक लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए, हम अलग अलग तरीके की असेसमेंट डिजाइन कर सकते हैं। रोल प्ले कर सकते हैं। एक बार आपने असेसमेंट वर्कशीट कराई, बच्चे ने नहीं एक्सप्रेस किया खुद को, आप रोल प्ले करा लीजिए, क्लास में कोई क्विज करा लीजिए, राइट, असेंबली में बच्चों की प्रेजेंटेशन करा लीजिए। तो एक लर्निंग आउटकम को एक असेसमेंट के बेसिस पर आप जज नहीं कर सकते, राइट। और अलग अलग लर्नर्स के लिए भी आप अलग अलग असेसमेंट्स प्लान कर सकते हैं। Teachers must ensure that assessments enable recording and documentation of children's progress. आपने कोई रोल प्ले कराया, आपने कोई असेसमेंट कराई, आपने कोई असेंबली प्रेजेंटेशन कराया, वो वहीं खत्म नहीं हो जाना चाहिए। वो कोई जॉय के लिए या फन के लिए ही नहीं है, बट उसके साथ साथ आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कोई चेकलिस्ट बना सकते हैं, राइट, पहले से रेडी कर सकते हैं ताकि आप चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली बच्चों का असेसमेंट कर पाए। उसको डॉक्यूमेंट करना बेहद जरूरी है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ सच असेसमेंट्स इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इसको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करें, तभी तो बच्चों का हम असेसमेंट कर पाएंगे। And you must ensure that assessment does not overly burden both teachers and students. ये जो assessment है वो टीचर के लिए या बच्चे के लिए किसी किस्म का बर्डन नहीं होना चाहिए। आने वाली वीडियोस में, आने वाली स्लाइड्स में मैं और खोलकर आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसको अच्छे से समझें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। साथ में एक जो कॉर्नर में ब्लैक फॉन्ट में लिखा हुआ है, टीचर्स दे हैव ऑटोनॉमी टू डिजाइन एंड जुडिशियसली चूज अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर असेसमेंट। असेसमेंट के लिए टूल्स आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो, खुद चूज कर सकते हो, एंड पीरियोडिकली उनको रिवाइज भी कर सकते हो। किस तरीके से आपको कौन सा टूल जो है वो यूज करना है, यू आर ऑटोनॉमस, फ्री टू डिसाइड। क्योंकि आपके पास बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ाना आपको है, डील आपको करना है, आपको पता है कौन से बच्चे किस तरीके से ज्यादा जो है एक्सप्रेसिव होते हैं। गिव देम सच काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। एंड असेसमेंट्स दे वुड एनेबल द टीचर्स टू, असेसमेंट से टीचर को क्या फायदा होगा, टीचर को क्या पता चलेगा बच्चे के बारे में, आपको इंसाइट मिलेगी, ओवरऑल व्यू मिलेगा कि बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट कितनी हो गई है। कंसोलिडेट लर्निंग कर पाओगे आप, असेसमेंट टास्क एंड मैप द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक बच्चा कितने पीरियड में, कितने महीने में या बच्चे ने कितना सीखा है, एक हफ्ते में बच्चे ने कितना सीखा है, राइट, बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचा, आप मैप कैसे करोगे थ्रू असेसमेंट। बच्चों की नीड्स, उनकी प्रेफरेंसेस, उनके इंटरेस्ट पता चलेंगे, कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी में ज्यादा फोकस करता है, किस में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, किस में ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। और रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अर्ली सिग्नल्स अबाउट पॉसिबल डेवलपमेंटल चेंजेस, कि एक बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है तो टाइम से आपको पता चलेगा, राइट, टू निप द एवल इन द बड। अगर बच्चे आपको टाइम से पता चला कि बच्चे में ये दिक्कत आ रही है, बच्चे को पढ़ने में ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट, तो उसको टाइमली आप आगे रेकमेंड करके, बात करके पेरेंट्स के साथ या काउंसलर्स के साथ बात करके उस चीज को टाइमली जो है वो ठीक किया जा सकता है, बच्चे को हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा डिजाइन द फ्यूचर COA course of action, select the appropriate content and pedagogical approaches, plan appropriate additional learning experiences, and create opportunities for children who are not adequately learning with the and maybe the learning gaps in learning, and seek collaboration and coordination wherever possible. आपको कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करने में हेल्प मिलेगी। बच्चों की जो पेडागोजी है वो कौन सी यूज कर रहे हो, कौन सी आपको चेंज करने, कौन से बच्चे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी है, कहाँ लर्निंग गैप्स हैं, क्यों लर्निंग गैप्स हैं, उन गैप्स को हम ब्रिज कैसे करेंगे, वो सारी चीजों में एक टीचर को हेल्प मिलेगी थ्रू
assessment, right? So, para number 4.35 of National Education Policy, it recommends, क्या है हमारे पास? It recommends number 1, 360-degree assessment. It also recommends multi-dimensional report card. Progress and uniqueness of each child is reflected in HPC, and ये focus करता है CAP, किसके ऊपर? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड एसई यानी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट. It talks about project and inquiry based learning. It focuses on group work, portfolio, quizzes, role play, such kinds of activities, right? We should be conducting. तभी हम बना पाएंगे HPC यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है? एक लिंक है between home and school, right? HPC gives an overall description of individuals' performance over a period of time, thus enabling teachers to identify SOABs. Now, what is the meaning of SOAB? S for strengths, O for opportunities, B for barriers, and S for skills. क्या है? इसको मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ, right? जैसे हमने बात किया सोप्स, बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, अपॉर्चुनिटीज बच्चे के लिए आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी हैं, कहाँ बच्चा और बेहतर इंप्रूव कर सकता है और उसमें रुकावटें कौन सी हैं, बैरियर बाधाएं कौन सी हैं, और कौन सी जो स्किल हैं वह बच्चों में एनहेंस करना चाहते हो, या बच्चों में ऑलरेडी कौन से टैलेंट है जिसके थ्रू वो उन अपॉर्चुनिटीज को और बेहतर बना सकते हैं, अपने ग्रो एरियाज में और ग्लो कर सकते हैं. टीचर्स मस्ट एंश्योर फॉर असेसमेंट. आपको असेसमेंट का जब अपना प्लान करेंगे, किन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है? 5 चीजें हैं. सबसे पहले जो असेसमेंट है वो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए. बच्चे उसमें हर कोई 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए. बच्चा खुलकर उसमें पार्टिसिपेट करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे. नंबर 2, इंक्लूसिव होना चाहिए. हर बच्चे को उसमें मौका मिले. यहाँ हम बात करते हैं इक्वालिटी एंड इक्विटी की. जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, कोई बच्चा है जिसको कोई चैलेंज है तो आप उसको थोड़ा हेल्प करके उसको और आगे मौका दे सकते हो आगे बढ़ने का, उसको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो. सपोर्ट इज द राइट वर्ड. एंड सेल्फ असेसमेंट कराएं, पीयर असेसमेंट कराएं एंड पेरेंट फीडबैक. इन सब 5 चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए. इसके अलावा हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस दैट प्रोवाइड्स एविडेंस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हिज और हर ग्रोथ ओवर द इयर्स. HPC की फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. 3 से 8 साल की बच्चों की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं. तो ये हमें एविडेंस देता है किस तरीके से बच्चा स्टेज दर स्टेज अलग अलग लेवल में ईयर पर ईयर कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे उसकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो एनहांस हो रही हैं. फीचर HPC की ये भी है कि टीचर्स को क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलता है बच्चे की लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, सो दैट दे कैन प्लान अप्रोप्रिएटली अक्रॉस लर्निंग गोल्स. जो लर्निंग गोल्स हैं उसके लिए अच्छे तरीके से प्लानिंग करके कि बच्चे को ये लर्निंग गोल अचीव करना है, उसके लिए मैंने कौन सी एक्टिविटीज करानी है, बच्चा कौन सी लर्निंग आउटकम्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहाँ मुझे और वर्क करने की या बच्चे की हेल्प करने की जरूरत है. इसके अलावा अगर हम और बात करें फीचर्स ऑफ HPC, हमारे पास हमने पहले सोब्स के बारे में पढ़ा था. ये मैंने एक्रोनिम्स डिजाइन करे हैं उसमें से HPC के में से निकाल कर, ताकि आप बेहतर तरीके से आसानी से समझ पाए. नेक्स्ट हमारे पास है SOAR, SOAR. S for strengths, O for opportunities, A for aspirations, R for results, right? HPC communicates the strengths and areas of improvement of the child and identifies participation and discussion between the teacher, child, and wherever possible, parent also. ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चा आगे सोर करे, तो हम इस एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे. एस का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स. स्टूडेंट अभी कहाँ है, वेयर आर दे नाउ. जहां पर बच्चा अभी है, जिस चीज में उसकी मास्टरी उसने हासिल कर ली है, महारत हासिल कर ली, यानी वो बच्चे की स्ट्रेंथ है. व्हाट कैन दे बिल्ड ऑन, इसके ऊपर वो और कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आगे क्या वो लर्न कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज, वेयर डू स्टूडेंट्स वांट टू बी. अब आगे स्टूडेंट्स कहाँ जाना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट लर्निंग आउटकम क्या है.
Next is school aspirations. How will school or the teachers they help the students to get there? हम कैसे हेल्प करेंगे बच्चों को उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने के लिए? नेक्स्ट, आर इज फॉर रिजल्ट्स. स्टूडेंट्स, डिड द स्टूडेंट्स मेक इट? हाउ डज द स्कूल नो स्टूडेंट्स दे आर सक्सीडिंग? असेसमेंट. आप कैसे चेक करोगे कि बच्चा उस लेवल तक पहुंच गया है? कैसे आपने असेस किया? कौन सा एविडेंस आपने गैदर किया? कौन सी आपने एक्टिविटी बताई? आपके रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं? राइट. सो HPC प्रोवाइड्स टीचर्स एंड पेरेंट्स विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. बोथ टीचर्स को और पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलता है कि किस तरीके से वो बच्चे को सपोर्ट करें, नॉट ओनली इन द इनसाइड ऑफ द क्लासरूम बट ऑल्सो आउटसाइड द क्लासरूम. फीचर्स ऑफ HPC के अंतर्गत हम बात करते हैं, इट हेल्प्स द टीचर्स टू आइडेंटिफाई नॉट ओनली द गैप्स. सिर्फ गैप्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोग्रेस बच्चे की कितनी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, ड्रॉप आउट रेट्स का जो इशू है उसको भी मैप किया जाता है, बच्चे की लर्निंग के बैरियर्स कौन से हैं उनको कैसे हम हटाएंगे, कैसे उन बाधाओं को हटाकर बच्चा और आगे बढ़ेगा टीचर की सपोर्ट से, वो भी हमें HPC के थ्रू ही पता चलेगा. हमें बेसलाइन पता चलती है कि बच्चे का स्टार्टिंग या लर्निंग लेवल कौन सा है. 3 तरह की बेसिकली असेसमेंट्स होती हैं. बेसलाइन असेसमेंट डायग्नोज करने के लिए कि बच्चा कौन से लेवल पर है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, समेटिव असेसमेंट्स, राइट, इस तरह की हमारे पास असेसमेंट्स होती हैं, राइट. एंड फीचर्स ऑफ HPC के अंतर्गत हम बात करेंगे गोस्पा. व्हाट इज गोस्पा? It provides opportunities for the child in consultation with the teacher to set future goals. बच्चे को फ्यूचर गोल सेट करने में मदद मिलती है टीचर की हेल्प से. And it provides direction to the teacher and the child in terms of future action. बच्चे को आगे क्या करना है, टीचर को आगे कैसे पहुंचना है, पहुंचाना है बच्चे को, टीचर को कौन सी पेडागोजी में चेंज करना है, असेसमेंट कैसे करनी है, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगा? HPC. That's why it's there, right? गोस्पा का मतलब क्या है? गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, प्लान्स एंड एक्टिविटीज, राइट. कैसे करेंगे? एक एक एग्जांपल सबकी आगे वाली स्लाइड में आपको बता रही हूं मैं, राइट. गोस्पा में गोल्स मतलब हम क्लियर गोल्स डिफाइन करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए. डोमेन्स के अंतर्गत जो करिकुलर गोल्स हैं उसके अंतर्गत हमने डिफाइन किया कि बच्चा कौन से करिकुलर गोल पर पहुंचना चाहिए. 13 जो हमारे करिकुलर गोल्स हैं. स्पेसिफिक, मेजरेबल, चाइल्ड सेंट्रिक, छोटे छोटे माइलस्टोन यानी कि हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, वो हमने प्लान की. नेक्स्ट हमने बात किया स्ट्रैटेजीज के उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से तरीके अपनाएंगे, कौन सी हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे. हमारे प्लान्स क्या हैं? डिटेल प्लान उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए कि एक एक्टिविटी कंडक्ट करूंगी तो मैं कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स अचीव करा सकती हूँ अपने बच्चों को. Activities, right? Supplement a variety of hands-on and age-appropriate activities ताकि हम बच्चों की creativity, उनकी social interaction को enhance कर पाएं, right? हमारा प्लान और देन एक्टिविटीज को हम कंडक्ट करेंगे. तो ये है हमारा गोस्पा. सो फीचर्स ऑफ HPC में एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है होम और स्कूल के बीच में. पेरेंट्स टीचर मीटिंग को फ्रूटफुली यूज करें. जो पेरेंट्स की फीडबैक आपको चाहिए या आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है, HPC तभी फिल करें जब पेरेंट्स के साथ आप इंटरैक्ट करें, उनको बच्चों की एक्टिविटीज दिखाएं, उनके साथ फोटोग्राफ्स, वीडियोस या वर्कशीट्स जो भी हैं वो शेयर करें, उनको दिखाएं कि बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ रहा है. वो बच्चे में कौन सी ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें, बच्चे के इंटरेस्ट कौन से हैं, बच्चा घर पे कैसा बिहेव करता है, उसकी फीडबैक भी उनसे लें. मेथड्स एंड टूल्स ऑफ, अगर हम असेसमेंट की बात करें कि हम सोचेंगे कि HPC को भरने के लिए हम असेसमेंट करें कैसे. असेसमेंट करने के 2 तरीके हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड आर्टिफैक्ट्स एंड टास्क्स. करेंगे कैसे? आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी इन 2 मेथड्स के बारे में, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चाइल्ड एंड व्हाट आर द आर्टिफैक्ट्स एंड टास्क. टास्क क्या होती है, एक्टिविटी से ये कैसे डिफरेंट है, आर्टिफैक्ट्स कौन से होंगे, कौन से इकट्ठे करने हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, लेंस लेकर बैठना है, बच्चों को किस तरीके से हमने
उनको ऑब्जर्व करके उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। आई मीन अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं। कैसे करना है वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम। स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।